मिनी कार हाउस। बांद्रा नाम का एक गांव था। वहां पर एक टैक्सी स्टैंड था। वहां पर खड़े टैक्सी वाले सब कस्टमर्स को आवाज देते रहते थे। एक टैक्सी वाला, आइए साहब आइए, आइए मैडम आइए, आओ सर आओ, आइए आइए आइए। एकदम कम किराया टैक्सी का। आओ मैडम आओ, कम किराए में सवारी करो। आइए सर आइए। यूं आवाज देते रहते थे। विपुल नाम के व्यक्ति का भी वहाँ एक टैक्सी था। आओ सर आइए, आइए मैडम आइए, टैक्सी में बैठिए। ऑटो के दाम में टैक्सी की सवारी कीजिए। कहीं भी छोड़ना हो टैक्सी तैयार है। आइए सर आइए मैडम बैठिए, कहकर आवाज देता रहता था। एक दिन वो यूं आवाज लगा रहा था कि एक पैसेंजर वहाँ पहुंचा। क्यों भैया एयरपोर्ट चलोगे? कितना लोगे? मीटर चलाओगे कि नहीं? सब 500 रुपए दीजिए। मीटर भी उतना ही दिखाएगा। आपकी मर्जी है, मीटर चलाने के लिए कहेंगे तो चलाऊंगा, वरना नहीं। कोई जरूरत नहीं है, तुमने सही कहा है। मैं कई बार यहाँ से एयरपोर्ट जा चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने एकदम सही रेट बताया है। चलो चलते हैं। इस तरह टैक्सी वहां से चली। कुछ दूर जाने के बाद टैक्सी अचानक रुक गई। ये क्या हुआ? गाड़ी अचानक रुक क्यों गई? जरा जल्दी देखो क्या है। अगर देरी हो गई तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। रुकिए सर, अभी देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको एयरपोर्ट टाइम पर पहुंचा दूं। रुकिए सर। कहकर वो कार से उतरा। बाद में उसने बोनेट खोल के देखा। पैसेंजर अंदर अपने घड़ी को देखता रहा। फिर काफी देर बाद अब कोई फायदा नहीं है ये सोचकर वो गाड़ी से उतरा। 15 मिनट बीत चुके हैं, तुम्हारी गाड़ी अब तक स्टार्ट नहीं हुई। वैसे हो क्या रहा है? सर प्लीज थोड़ी देर और रुकिए सर। लगता है बैटरी में सेल्फ स्टार्ट का प्रॉब्लम है। सर एक काम करते हैं, क्या आप गाड़ी को थोड़ा धक्का देंगे? वो स्टार्ट हो जाएगी सर। बुरा ना मानिए सर प्लीज। क्या मैं गाड़ी को धक्का दूं? लानत है, ऐसी गाड़ी में बैठने के लिए मुझे अपने आप को जूता मारना चाहिए। क्या करूं? सब मेरी किस्मत है। चलो जाकर बैठो, मैं धक्का लगाता हूं। यूं पैसेंजर धक्का लगाने लगा और विपुल गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो काफी देर धक्का लगाता रहा पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तब वो पैसेंजर गुस्से में ड्राइवर के पास आया। सर थोड़ी देर और कोशिश कर लेते हैं। आप जरा धक्का लगाइए सर प्लीज। जरा जोर से धक्का देंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी सर। अरे कमीने, और कितना धक्का लगाऊं? गाड़ी तो एयरपोर्ट पहुंच गई। कमबख्त कमीने, हट! कहकर गुस्से में वहां से चला गया। तब विपुल बहुत दुखी हुआ। बाद में मैकेनिक आया और गाड़ी को ठीक करके पैसे लेकर चला गया। विपुल अपनी टैक्सी लेकर घर पहुंचा। घर आकर देखा कि उसका बेटा रो रहा है और पत्नी उसको मना रही है। क्या हुआ? ये रो क्यों रहा है? आज ये स्कूल नहीं गया। उसने बस का फीस नहीं भरा था, इसीलिए उसको बस में नहीं चढ़ाए। मैंने इससे कहा कि कल से तुम स्कूल पैदल ही जाओ जब तक हम फीस ना भरे, पर ये मानता ही नहीं है और जिद कर रहा है। अरे बेटा, जरा पैसे की तंगी है। 4 दिनों में किसी तरह मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा। तब तक तुम स्कूल पैदल ही जाओ बेटा प्लीज। पैदल कैसे जाऊं? ये सोचकर कि प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन कराया तो स्कूल के फीस भरने होंगे। दूर गांव के बाहर किसी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया मुझे, क्योंकि वहाँ के फीस कम है ना। अब उतनी दूर पैदल जाना कोई मजाक नहीं है। ऊपर से आप जानते हो जब बच्चे फीस नहीं भरते उनका दूसरे बच्चे कितना मजाक उड़ाते हैं। जब तक आप फीस नहीं भरते मैं स्कूल नहीं जाऊंगा बस। तभी घर के बाहर घर का मालिक आया। क्यों भाई विपुल? विपुल निकलो बाहर, कहकर आवाज दी। तब सब घर से बाहर आए। क्यों भाई विपुल, तुम्हें शर्म वरम है कि नहीं? 5 तारीख को घर का किराया देना था, आज 25 तारीख हो गई है, तुमने अब तक किराया नहीं भरा। जब भी मांगो तो कहते हो कल दे दूंगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पीछे घूमने के अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। आज तुमसे किराया लेकर ही जाऊंगा। क्या सर, हमारी परेशानी आपको समझ में नहीं आती? हम कोई सरकारी नौकर नहीं है कि हर महीने खत्म होते ही तनख्वाह हमारे अकाउंट में आ जाएगी। मेरी कमाई कोई स्थिर नहीं होता। ये जानते हुए भी आप हमें परेशान करते रहते हैं।
क्या मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ? अरे तुम्हारी कमाई स्थिर नहीं है ये तो ठीक है, तुम्हारी बात भी स्थिर नहीं है। चुपचाप घर खाली करो, कल मैं गुंडों के साथ आऊंगा। चुपचाप घर खाली किया तो ठीक है, वरना मेरे आदमी तुम्हें लात मार कर भगाएंगे, निकम्मा कहेंगा। कहकर गुस्से में वहां से चला गया। ये सुनकर सब दंग रह गए। हाय राम, अब हम क्या करेंगे? यूं अचानक घर खाली करके कहाँ जाएंगे? हम कहाँ अपना सर छिपाएंगे? अब हमसे किराया नहीं दिया जाएगा, हमारी कमाई बस थोड़ी बहुत ही है, उसमें आधा तो इसके स्कूल फीस में ही चला जाता है और बाकी घर का किराया चला जाता है। जब तक हम किराए के घर पर रहेंगे हम कोई बचत नहीं कर पाएंगे। मैं ये बात समझ गया हूँ, इसीलिए इसका मैंने एक परिष्कार ढूंढा है। इस तरह विपुल ने अपने टैक्सी के ऊपर एक मिनी घर बनाया। ये देखकर पत्नी और बेटे दोनों हैरान रह गए। अरे वाह डैडी, ये घर तो बहुत बढ़िया है। ये घर एकदम फनी और मजेदार है। ये क्या, घर के ऊपर कार रखा? ये किस लिए? आज से यही हमारा घर है, इसमें रहेंगे तो किसी को किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे आराम से स्कूल छोड़ सकते हैं, फिर स्कूल से इसे पिकअप भी कर सकते हैं। मैं नीचे सवारी को बिठाकर उन्हें ड्रॉप करूंगा और तुम ऊपर घर में घर का काम करोगी। हम एक दूसरे के करीब ही रहेंगे, हमें जहाँ भी जाना हो इसमें मजे से जा सकते हैं और वहाँ पर होटल में ठहरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों, कैसा लगा ये घर? हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? पत्नी खुश होकर सिर हिलाने लगी। इस तरह वो अपने मिनी कार हाउस में जिंदगी गुजारने लगे। मिनी ट्रैक्टर सब्जी वाला। एक गांव में विलासराव नाम के व्यक्ति का एक सब्जी की दुकान थी। उसे पैसों का बहुत लालच था। वो लोगों को बातों में उलझाकर सब्जी ज्यादा दाम में बेचता था। उसके बेटे का नाम था मानिक। वो बहुत साफ दिल का था। वो अपने गरीब दोस्तों के साथ बहुत प्यार के साथ रहता था। उन्हें चॉकलेट, खिलौने, बिस्कुट वगैरह देता रहता था। ये बात विलासराव को खलती थी। क्यों रे, तुम्हें जो खिलौने खरीद के दिए हैं उन गरीबों को क्यों देते हो? वो चॉकलेट और बिस्कुट दुबई से मंगवाया था। इतने महंगे बिस्कुट और चॉकलेट उन गरीबों में बांटते हो? तुम्हें कितनी बार समझाया, दिमाग नहीं है? पिताजी, गरीबों के बारे में ऐसे बात करना गलत है। हम गरीबों में जितना बांटेंगे भगवान हमें उसका 10 गुना देता है। कौन है जो ऐसे फालतू बातें करता है तुमसे? तुम यूं ही बांटते गए तो आखिर में हम भी भिखारी बन जाएंगे। दोबारा तुम यूं खैरात बांटते रहे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, खबरदार। कह के उसे चेतावनी दी। मानिक के पास एक मिनी ट्रैक्टर था। वो अपने दोस्तों को उसमें बिठाकर सारे गांव का चक्कर लगाता रहता था। एक बार वो अकेला ट्रैक्टर में जा रहा था कि सड़क के बीचों बीच उसे 2 लिलीपुट दिखाई दिए। मानिक ने ट्रैक्टर को रोका और नीचे उतरा। अरे भाई, तुम लोग हो कौन? यूं सड़क के बीचों बीच खड़े हो गए, गलत है ना? जानते हो ना कि जान को खतरा है। क्या करें बेटा, हम बहुत मुसीबत में हैं। हम बौने देश के लोग हैं। मैं उस देश का महाराज हूँ। लगातार 4 साल से बारिश नहीं हो रही है, इसलिए हमारा देश एकदम रेगिस्तान बन गया है। कृपा करके हमारी मदद करो बेटा। मैं आपकी मदद करूं, पर कैसे? तुम हमारे साथ आओ बेटा, सब कुछ समझाता हूँ। यूं उनको ट्रैक्टर में बिठाकर मानिक वहां से चला गया। इस तरह ट्रैक्टर में वो बौने देश पहुंचे। बौना देश एकदम रेगिस्तान की तरह था। एक बूंद पानी भी नहीं था। उस गांव के एक ही कुएं में लोग पानी के लिए लड़ रहे थे। देखा बेटा, पानी के लिए हमारे लोग कैसे लड़ रहे हैं। सब्जी पकाकर खा के कई साल हो गए बेटा। इसीलिए इंसानों की सहायता मांगने के लिए अपने जान को जोखिम में डालकर तुम्हारे पास आए हैं बेटा। महाराज, इंसानों ने जो ऊंचाई पर बांध बांधा है वही कारण है कि आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सबसे पहले ही हम पानी की समस्या को दूर करना होगा। हम सब मिलकर यहाँ पर बांध बांधते हैं, कुएं और तालाब खोदते हैं, लेकिन तब तक आप लोगों को खाने की समस्या होगी ना। उसे दूर करने के लिए मैं कुछ दिनों के लिए आप लोगों के लिए सब्जी और अनाज की व्यवस्था करूँगा। ये सुनकर सबने उसके सामने हाथ जोड़ा। अगले दिन मानिक ने अपने घर से चावल और दाल की बोरियां चुराई।
दुकान से सब्जी चुराया और इन सब को ट्रैक्टर में भर लिया। यूं वो सब लेकर वहां से चल पड़ा। वो यूं ट्रैक्टर चलाते हुए बोनो के देश में पहुंचा। फिर वो सब वस्तुएं महाराज को सौंपकर, महाराज, अब से लेकर जब तक आपके खेत में फसल ना उगे तब तक मैं आप लोगों की भूख मिटाऊंगा। चलिए काम शुरू करते हैं। कहकर उन सबके साथ मिलकर उसने कुएं और तालाब खोदे। उसने बांध बांधा, पुल भी बनाए। हर रोज वो ट्रैक्टर में अनाज और सब्जी लाकर देने लगा। यूं कुछ ही दिनों में वहां पर डैम, कुआं, तालाब सब तैयार हो गए। ये देखकर मानिक बहुत खुश हुआ। बेटा, तुम भगवान की तरह आए और हमारी जिंदगी में रोशनी लाए। बेटा, हमारे पास बहुत सारा सोना है, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले जाओ। बेटा, महाराज, मैंने पैसों की लालच में ये काम नहीं किया। मैंने आप लोगों को परेशान देखा, इसीलिए सहायता करने के लिए आगे बढ़ा। जरूरत पड़ने पर मैं आप ही के पास सहायता के लिए आऊंगा। यूं वे लिलीपुट फिर से खेती बाड़ी करने लगे। एक दिन बदकिस्मती से किसी हादसे में विलासराव की दुकान और साथ में उसका घर भी आग में जल गए। घर को राख होते हुए देखकर विलासराव, हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ मिट्टी में मिल गया, मेरा सारा घर और दुकान जल गया। अब मैं क्या करूं हे भगवान? कहकर दुखी हो रहा था। पिताजी, आप जानते हैं ना कि गलत रास्ते से कमाए हुए पैसे ज्यादा दिन टिकते नहीं है। नए सिरे से जिंदगी को शुरू करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। कहकर लिलीपुट के बारे में सब कुछ बताया। यूं वो अपने पिताजी को लेकर लिलीपुट देश पहुंचा। फिर महाराज को अपने हुए नुकसान के बारे में बताया। बेटे, तुम्हारी मदद करने में हमें बहुत खुशी होगी। ये सारा सोना तुम ले जाओ। महोदय, आपके बेटे का दिल बहुत बड़ा है। इतने नेक लड़के को जन्म दिया, आपको इसका गर्व होना चाहिए। बेटा मानिक, उस दिन जब तुमने कहा था कि हम जो गरीबों को देते हैं भगवान हमें उसका 10 गुना देता है, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि वो सत्य है। अब से मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैं आज से ईमानदारी के साथ काम करूँगा और अपने सारे पाप को धो डालूंगा। यूं लिलीपुट से सोना लेकर वो दोनों वहां से चल पड़े। उससे उन्होंने एक बहुत बढ़िया घर बनाया और कार खरीद लिया। फिर गरीबों की मदद करते हुए खुशी खुशी जीने लगे।